नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल में मूवी केयरलेस स्टोरी जैसा केस सामने आया है। बता दें कि रूममेट युवती ने छात्रा पर इस्लाम धर्म कबूल करने का भी दबाव बनाया। अपने साथी को रूम पर बुलवाकर छात्रा के साथ छेड़छानी करवाई। जब छात्रा ने इसका विरोध करा तो उसे बंधक बना लिया। पुलिस ने छात्रा को मुक्त कराया। मामला जुलाई का है। अब जाकर छात्रा ने भोपाल के महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। 22 साल की छात्रा भोपाल के पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और उसकी शिकायत पर छेड़छाड़ SC/ST एक्ट और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा आरोपी अभी फरार चल रहा है। एक फरियादी ने इसकी शिकायत की है जो मूलतः बालाघाट की रहने वाली है और यहाँ पर शिकायत करने के बाद महिला थाने ने उसको संज्ञान में लिया है। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसमें 2 आरोपियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और उसमें वरिष्ठ स्तर के अधिकारी उसमें जांच कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शिकायत में क्या बताया महिला ने? प्रथम दृष्टया उसमें कई संवेदनशील मुद्दे हैं। उसमें छेड़छाड़ से जुड़ा भी मामला है। उसमें धर्मांतरण से जुड़े भी कई इशूज आए हैं। तो उन बिंदुओं पर प्राथमिकी दर्ज करके उसमें DSP स्तर के अधिकारी को उसकी जांच दी गई। सर, प्रलोभन क्या दिया जा रहा था उसमें? कोई ज्यादा एक कॉलेज के अंदर बताया जा रहा है कुछ सर? उसमें कई मुद्दे हैं, कई उन्होंने आरोप उसमें लगाए हैं, कई उसमें तथ्य आए हैं। उन तथ्यों को डिप्टी SP रैंक के अधिकारी उसमें जांच कर रहे हैं। थैंक यू सर। एक बालाघाट की ये फरियादी ने शिकायत की थी कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई। उस मुद्दे को महिला की मामला दर्ज हुआ है महिला थाने में। इसका आरोप है कि उसके साथ धर्मांतरण किया गया, साथ ही बस्ती करने की। एक बालाघाट की ये फरियादी ने शिकायत की थी कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई। उस मुद्दे को सीधी जिले के कमरजी थाना क्षेत्र में इन दिनों दुधारू पशु तस्करों की सक्रियता देखने को मिल रही है। 2 से 3 मामले ऐसे आए हैं जिनमें तस्करों ने 2 लोगों की दुधारू भैंसों को मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर उत्तर प्रदेश ले जाकर बेच दिया गया। इन दिनों पशुपालक रात में सो नहीं रहे कि कहीं उनके दुधारू मवेशी की चोरी न हो जाए। जब घटनाएं बढ़ने लगी तो ये मामला संज्ञान में आया है। वहीं करौदी निवासी सुशीला साकेत व मोतीलाल साकेत द्वारा अपनी भैंसों के गुम होने की सूचना कर्मी पुलिस को दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे नामजद आरोप वाले आरोपी फरियादियों को जान से मारने की धमकी देने लगे हैं। इसी मामले को लेकर आवेदकों ने पुलिस अधीक्षक सीधी से फरियाद कर पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक सीधी रविंद्र वर्मा ने कर्मी थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भैंसी अपना कहाँ से लापता है, क्या मामला है? सर, हमारी भैंस चोरी चली गई। भैंस ले जा करके नहर में ढोस करके हरदी गांव में ला दी। ये कौन कौन किए हैं ऐसा? सर, लाला नाम का था, कासिम नाम का, मुसलमान दोनों हैं। एक बसोर का लिए थे सर। ये मतलब चोर टाइप से हैं? चोर टाइप से है सर। बांध में भैंस में डबरा डाल दिए थे तो भैंस जब मतलब हाँक कर ले गए समय 11 बजे के दिन में सर। आपने कहीं शिकायत किया है? हम थाना में बार बार शिकायत करते हैं सर, कोई सुनने वाले नहीं। किस थाने में? पटवारा थाना में सर, कमरजी थाना में। मैं दरोगा साहब से बार बार निवेदन करें लेकिन हमारी कोई गिनती सुनने का खाली नहीं। आपका नाम? मोतीलाल, निवासी करौदी, 9 नंबर 2। काकू तो आप भैंसी लापता है, घटना का है, कैसे कब है? सर जी, हम 11 बजे तक भैंस चराए और भैंस चराई कर एक बांध रहा घर के बगल में। हम भैंस डबरा में डाल दिया, घाम करे रहा। भैंसिन के रगड़ा घर में बांधा रहा और जब भैंस जाए के चले आन तो सोचे नहाए खाए ले, खाए नहाए के आन दोबारा लौट के जब जाई थे भैंस ढूंढे लगे तो भैंस नहीं मिली। 11 बजे तक हम भैंस ढूंढे रात। अब भैंस ना मिले के कारण जब सवेर भा फिर भैंस ढूंढे नहीं पाए। तीसरे दिन लड़का पतो का भेजन टाइम चले जा हो सकत के खेती के दमा पूरी सारी भैंस चली गई। अब हम जब जात हैं लड़का पतो तो कारी माटी में एक पंडित से पूछा था। पंडित बतावा था कि 3 भैंस बह गई हैं, नहर में धोसी रही हैं। एक भैंस एक पड़वा नहर के किनारे किनारे भैंस के पीछे भागत रही। तो हम भैंस को पकड़ कर ले आए के बांध ली लेने जाए के देख ले, अगर तोहार भैंस हो तू अपन भैंस ले ले। लड़का पतो दिखी कि भैंसी हमारी है तो भैंस लड़का मतलब पतो लड़का भैंस आवत ही लड़का फोन लगावत पापा भैंस ऐसा ऐसा का बह गई।
हम लोग यहाँ से 4-5 जने से भाग कर गए थे। जब यहाँ नहार जाए, जब वहाँ की पराई गाँव पहुँची थे तो वहाँ के लोग बाग बतावा था कि भैंस कल 5 बजे यहाँ भैंस 6 बजे लद गई हैं। पिकम्मा 3 आदमी लादी नहीं, हम उनका नाम नहीं जान सकी था, लेकिन आज सूरत उनका हम बताए दे। गाड़ी का नंबर नहीं डाले रहे, ना प्लेट बग 2 पहिया में डाले रहे हैं और ना तो पिकम्मा डाले रहे। नंबर हम लोग नहीं पाए, वो लोग बताएं कि हमार भैंस यार जैसन जैसन भैंस के सूरत बतावा था वैसन वैसन भैंस अनुभव हमार पूरी भैंस के रहे। आगे जाएगा क्रेसेंट मतलब क्रेसिट रही, वहाँ कमरा सीसी लगा रहा। उनका भैंस के मतलब फोटो उतरिया बा और 2 पहिया वाले के फोटो उतरिया बा, लेकिन नंबर उनकर गाड़ी का नहीं मिल पावा। वहाँ के लोग पूर्व बतावा था कि हाँ इतने समय में 7:02-4 मिनट पर भैंस क्रेसेंट के सामने खड़ी भई है। काकू का घटनाक्रम कहाँ से आए है, का मामला तो है? हाँ सर, हमारा घर हिनौती नंबर 2 में है। हम जात का मतलब साकेत हैं। हमारा मोतीलाल नाम है, पिता के जमुना। हमारी भैंस कासिम और लाला बंसमम बसोर, ये तीनों भैंस का हम चराते थे और पानी में डाल करके और चले आए घर। जब जाते हैं तो भैंस हमारी नहीं मिलती। मैं सारी रात भैंस ढूंढ डाले, लोग ना बताएं कि मतलब भैंस तुहार नहर में डाल दी गई है। अब ये आदमी गायब हो था, बार बार हम थाना में रिपोर्ट की, हम थानेदार के लगे गए थे, कहा था आज नहीं काल नहीं परसों, आज तक इसकी जानकारी नहीं हुई। कितने नग भैंसी रही तो है? भैंस 3 हैं सर, एक हमारी है, एक हमारे पड़ोस के हैं और सारू। अपना का नाम? मोतीलाल। अपना कुछ बतावे चाहिए थे, मामला का है? मामला यह है कि हम थाने गए थे, हमारी सुनवाई नहीं होती है। कहते हैं कि दूसरी जून आओ, फिर दूसरी जून आते हैं, सारा दिन बैठाए रहते हैं, फिर कह देते हैं बड़े दरोगा साहब कि हमको टाइम नहीं है, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ये बताते हैं। मुंशी रोग से रोते हैं गाते हैं तो कहते हैं वो साहब जो कहेंगे तभी तो हम करेंगे, उनके बिना ऑर्डर के हम कुछ नहीं करेंगे। कितने नग भैंसी लापता है, कहाँ से? भैंसी हमारी नहर में डाल दी, कासिम बंगा ललवा। अपना कौने गांव के निवासी हैं? हम करौंदी के हैं, हिनौती नंबर 2 के। हमारा नाम सुशीला है। हम का चाहिए थे? मुलजिम को पकड़ाई थे, दरोगा साहब नहीं पकड़ते हैं, कहते हैं कि हमें टाइम नहीं है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सरकार आंगनवाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित करना चाहती है, लेकिन छिंदवाड़ा जिले के विधानसभा अनरावाड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के हालात इसके विपरीत हैं। आपको बता दें कि 100 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवन तक नसीब नहीं हुए हैं। इन आंगनवाड़ी केंद्रों को किराए के मकान में संचालित करना पड़ा है, उसका किराया भी विभाग नहीं दे पा रहा। यहाँ अध्ययनरत बच्चों को कहीं कच्चे घर की बरामदे में तो कहीं छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। और इतना ही नहीं, ज्यादातर केंद्रों में बच्चों को योजना अनुरूप सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जाती। केंद्रों की मौजूद हालात बच्चों के समुचित विकास में बाधक बन रहे हैं। कई केंद्र तो ऐसे हैं जहां टपकती छत के नीचे तो कहीं दीवारों की सीढ़न के बीच बच्चों को बैठना पड़ता है। अमरवाड़ा में कई ऐसे संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों को भवन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की है, लेकिन फंड और भवन निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन न होने के कारण अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक आंगनवाड़ी भवन का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसमें से 100 आंगनवाड़ी केंद्र भवन के अभाव में किराए के भवन में संचालित हो रहा है। जिले में सबसे ज्यादा कुनकुरी परियोजना में आंगनवाड़ी केंद्रों को किराए के मकानों में संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही परियोजना में कुल 100 आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। किराए के भवन में आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किए जाने से यहां आने वाले बच्चों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती है। किराए के कई आंगनवाड़ी केंद्रों को भवन के बरामदे में संचालित किए जाने के कारण यहां आने वाले बच्चों के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को भी परेशानी होती है। कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना तब करना पड़ता है जब उन्हें विभाग से बच्चों के लिए कुछ सामग्रियां प्रदान की जाती हैं और इस स्थिति में उन्हें बच्चों के सामने
सामानों को रखने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें मिले सामान को वे सुरक्षित तरीके से नहीं रख पाते। टूट चुकी है, पूरी सड़ चुकी है। ये रस्सी का सपोर्ट था इसमें और ये 3-4 लकड़ी वैसे टूट गई। ये खतरा गिरने वाला है, किसी बच्चे को कुछ हो जाए, खतरा वो गिरने वाला है। इससे आप क्या करते हैं? ये क्या है? इससे वजन लेते बच्चे का। लकड़ी तो वैसे ही टूट चुकी है। हाँ, इससे वजन लेते बच्चे का। एक वो खतरा है, गिरने वाला है। और जैसे भी यहाँ पे जैसे ही पानी आता है तो ये सारी दीवार से रेला आना चालू हो जाता है। तो पानी गिरा तो मतलब रोज पानी यहाँ से मतलब टंकी से उठा के साफ करना पड़ता है। ये मिला पत्ते थी। क्या है इस आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी सहायिका। कितने बच्चे हैं? 2016 से आंगनबाड़ी सहायिका में। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पे? बच्चे टोटल 0 से 6 वर्ष के हाँ। 52-53 बच्चे हुए हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ पे कितने साल हो गए मतलब कि आंगनबाड़ी है चिनेशालीवाड़ा। अच्छा, आपके द्वारा कोई प्रयास किया गया था? अच्छा, कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है यहाँ पे? हाँ, आते हैं, हमारी सुपरवाइजर मैडम आती है। उनसे कभी चर्चा हुई इस संबंध में? चर्चा तो नहीं हुई है, पर मैडम ने ऊपर तक चर्चाएं आंगनबाड़ी के लिए तो नहीं हुई। अभी आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जैसे ही मतलब स्कूल के लिए प्रस्ताव आए तो मैं चाहती हूँ कि शालीवाड़ा सानी में आंगनबाड़ी केंद्र की भी मांग हो आए और बच्चे पढ़ लिखे। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे कभी चर्चा हुई? हाँ, जनप्रतिनिधि जैसे सरपंच साहब से भी बात की है हमने। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या आश्वासन कि मिला? आप आइए, हमारी स्कूल की मतलब संस्था देखिए कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं, चेकिंग करिए। स्कूल पूरा जर्जर हो गया है, कोई आके ध्यान नहीं देते हैं। मैं ऐसा है कि पूरे बच्चे मेरे पे ही आश्रित है कि मैं जाऊँगी, मैं लेके आऊँगी। अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया तो इसका जवाबदार कौन है? मध्य प्रदेश की रीवा से खबर है, जहां पर 10,000 की रिश्वत लेते शिक्षा विभाग का स्थापना शाखा बाबू विजय शर्मा रंगे हाथों पकड़ाया। निलंबित शिक्षक रवि शुक्ला को बहाल करने की मांगी थी रिश्वत। 50,000 रुपए थी मांग, 5,000 रुपए पहले दे चुका था आरोपी बाबू। आज 10,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। पीड़ित की शिकायत पर रीवा लोकायुक्त ने जिला शिक्षा कार्यालय पहुंच बाबू को पकड़ा। बता दें कि 2813 में जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर शिक्षक पर हुई थी एफआईआर और न्यायालय में चल रहा प्रकरण। फरवरी 2023 में दोषमुक्त कर होने के बाद बहाली के लिए शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहा था पीड़ित। संभागीय ब्यूरो रिपोर्ट पुष्पराज से। ये 27 फरवरी 2023 को जिला न्यायालय ने हमको दोष मुक्त किया था। तो दोष मुक्त के बाद हम नकल निकलवा करके मार्च में यहाँ आगे कलेक्टर साहब को, जिला कलेक्टर साहब को और जेडी साहब को और जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ हमने आवेदन दिया। 3-4 बार दिया आवेदन कि सर हमें सस्पेंशन निलंबन से बहाल कर दिए। तो बहाली उन्होंने नहीं किया। और ये प्रभारी ये थे स्थापना वर्ग 3 के, ये 2 दिन के लिए का टाइम भाई 2 दिन हमको दिए, 2 दिन हमको टाइम दिए। तो 2 दिन करते करते आज 5-6 महीने हो गया। मैं बहुत परेशान था। मेरी तनख्वाह आधी मिलती है, आधे में गुजारा नहीं हो पा रहा था। मजबूरन हमको ये सभी काम करना पड़ा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है विजय शर्मा, स्थापना 3 है। क्या कहा आपसे? इन्होंने कहा कि भाई जब तक पैसा नहीं मिले तब तक आप फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। साहब को भी देना पड़ता है और हमको देना पड़ता है। तो इन्होंने 50,000 का कागज़ में लिख करके हमको 50,000 ऐसे लिखा था। हमने कहा सर, हमने कहा ठीक है सर। हम शाम को चले आए तो पैसा लेके 5,000 हम गए कि सर ये 5,000 लाए हैं आपने। सर 5,000 कहा था? तो बोले 5 नहीं 50,000 हमने कहा था, कागज़ में कर दिया था। तो हमने कहा सर हमको तो शायद आँख का पावर हमारा बढ़ गया है, हमको नहीं दिखा कि 5,000 है 50,000 है। सर 5,000 लाए तो रख लीजिए आप, शेष पैसा हम आपको कल दे देंगे। तो आज जा करके 10,000 रुपये दिए और हमने कहा कि सर इसको कर दीजिए, बाकी जो पैसा है वो हम किस्तों में आपको दे देंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है नहीं सर। इसमें क्या डीओ की भी हिस्सेदारी थी? क्या मांगे थे लोग? वो कहते हैं कि डीओ को भी देना, अधिकारी को भी देना पड़ता, बगैर अधिकारी लिए फाइल में दस्तखत नहीं करते हैं। काहे के लिए आपको सजा वो न्यायालय में आपका प्रकरण चल रहा है? ये 21 सितंबर 2013 में यहाँ जो जिला शिक्षा अधिकारी उदय भान पटेल जी थे, उन्होंने हमको ऐसे ही रंजिशन
हमारे खिलाफ FIR कर दिया था। रायपुर थाना में हमारे खिलाफ FIR कराया और मुकदमा पंजीबद्ध कर माने वो हो गया, FIR हो गया। और पुलिस से हम जब हमको ये पुलिस उठा ले गई तो हम फरार हो गए। फरार 2-3 महीने बाद हमारी जमानत हुई हाई कोर्ट से। तो जमानत के बाद हम वहाँ से आए। इसके बाद फिर यहाँ मुकदमा चलने लगा। मुकदमा चलते चलते 2013 से लेकर आज 27 फरवरी 2023 को मुकदमा से हमको दोष मुक्त कर दिया। जब दोष मुक्त कर दिया तो हम इनके पास गए, सबके पास 3 स्मरण पत्र दिए, एप्लीकेशन नकल दिए, पूरा आरोप पत्र जो था पूरे रिकॉर्ड सारे सब दिए। और जिन्होंने ये रिकॉर्ड मांगे थे पूरा रिकॉर्ड दिए, लेकिन आज तक 5-6 महीने हो गया। मार्च में हम सबको दिए कागज़ 15-20 मार्च को। तो मार्च से लेकर के आज तक इन्होंने हमारा निलंबन से बहाल हमको नहीं किया। हमको मजबूरन परेशान होकर के हम ये कदम उठाना पड़ा। मेरा नाम रवि शुक्ला है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता उस वक्त समाप्त हो गई थी जब पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर माननीय न्यायालय ने 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के हित में फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि राहुल गांधी पुनः एक बार फिर संसद में अपनी बात रखेंगे और केंद्र सरकार को अपने सवालों से घेरने का कार्य करेंगे। वहीं इस मामले पर डिंडोरी विधानसभा के कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने सुप्रीम फैसला आने के बाद अपनी बड़ी प्रतिक्रिया इस मामले पर दी है। संवाददाता मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। आज सर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी को एक बड़ी राहत मिली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी सत्य अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं और नफरत को दूर करके लोगों के बीच में आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय राहुल गांधी जी के जो हमारे जो प्रयास हैं उन प्रयासों पर जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है हम उनका स्वागत करते हैं और हमारे नेता इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, निडरता के साथ आगे बढ़ते रहें। पूरा देश माननीय राहुल गांधी जी के साथ है। अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो क्या पहले जैसी फिर से राहुल गांधी जी की संसद में जो गर्जना है वो देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गैर संवैधानिक ढंग से जो राहुल गांधी जी के लिए जो कुचक्र रखने की कोशिश किए, उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी गरीबों की आवाज़ बहुत बुलंदगी के साथ उठाते रहे हैं। सदन के अंदर, सदन के बाहर लोगों की आवाज़ राहुल गांधी जी उठाते हैं और उठाते रहेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कमलनाथ के हिंदुत्व कार्ड पर तंज कसा है। कमलनाथ को हिंदू जब याद आते हैं जब चुनाव आते हैं, चुनाव के बाद ये लोग सब भूल जाते हैं। राम मंदिर के फैसले में कई अड़चनें लगाई कांग्रेस ने झूठ बोलकर सरकार बनाई थी। किसानों से झूठ बोला था 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, आज तक कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी 2023 में 200+ सीटें लाएगी और सरकार बनाएगी और जनता के हित में विकास कार्य करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी तो हर समय जनता के विचार के हिसाब से अपने कार्यक्रमों का निर्धारण करती है। कांग्रेस के नेताओं को इससे पेट में दर्द होता है, क्योंकि कमलनाथ जी तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी और प्राइवेट लिमिटेड सरकार चलाने के आदी रहे। वो 10 जनपद पर केवल आसपास घूमकर राजनीति करते रहे। वो नेहरू परिवार के हिसाब से राजनीति करते रहे, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। 15 महीने की मध्य प्रदेश की सरकार में भी उन्होंने केवल चंद कालाबाजारी और भ्रष्टाचारियों को अपने आसपास रखा। वो जनता के सुझाव और जनता के बारे में क्या ज्ञान रखेंगे? इसलिए इस तरह के कोई अच्छे प्रयोग भाजपा करेगी तो उससे उनके पेट में दर्द होगा। प्रयोग आप कर रहे हैं क्या? छत्तीसगढ़ में तो कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी तो हर समय जनता और जनता के माध्यम से ही अपने कार्यक्रमों का निष्पादन करना चाहती है। हम लोकतंत्र की उस अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं कि जनता के लिए जनता द्वारा किया हुआ शासन प्रशासन ही सरकार चलाता है। तो जनता का पार्टिसिपेशन हर स्तर पर हो, ये तो हमारी हर समय से रीति नीति रही है। मुआयना करने पहुंचे थे कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्री, तो अब वो पहले तो उन्होंने तारीफ कर दी और 2 घंटे बाद कह रहे हैं
नहीं तो अब ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस के मंत्री ही अब केजरीवाल की कलई खोल रहे हैं। हम तो पहले से कहते आए हैं कि केजरीवाल का कहना कुछ है और करना कुछ है। नाटक और नोटंकी करके झूठ और फरेब की राजनीति के माध्यम से अपने आप को चमकाने की कोशिश करना, ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हर समय से काम करने का तरीका रहा है। जिस पार्टी के 2-2, 3-3 मंत्री जेल में हो, जिनके मुख्यमंत्री पर करोड़ों रुपए अपने बंगले पर खर्च करने का आरोप हो, वो केवल झूठी पब्लिसिटी करके अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं। पर ये अच्छी बात है कि हम बोलते थे तो कांग्रेस वाले भी इस पर विश्वास नहीं करते थे। अब कांग्रेस के कर्नाटक के मंत्री ने ही बोला है तो कलई खुली है। और अब वो तथाकथित गठबंधन जो बेंगलोर में हुआ था उसकी कलई भी खुली है। ये बेंगलोर से ही आते हैं कर्नाटक के मंत्री जी, जिन्होंने दिल्ली आकर केजरीवाल की कलई खोली है। अब क्या होगा उस गठबंधन का? 23 दिसंबर और 6 दिसंबर ना अब देखिए, कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर ना मुझे बोलने का अधिकार है, ना ओवैसी जी को बोलने का अधिकार है। ओवैसी जी अपने आप को बहुत बड़ा वकील कहते हैं, तो यदि वकील कहते हैं उनको संविधान भी मालूम है और कोर्ट की मर्यादाएं और कोर्ट के अधिकार भी मालूम है। मुझे लगता है कि ज्ञानवापी मामले में जो कोर्ट का निर्णय है उसका पालन एएसआई करेगा और हमें उस पर जब तक उसका निर्णय नहीं आता, जब तक हम सबको कहीं ना कहीं टिप्पणी करने से अपने आप को रोकना चाहिए। अजय सिंह राहुल भैया ने आज पत्रकार वार्ता कर बताया कि कांग्रेस सभी जिलों में मजबूती के साथ कार्य कर रही है। सभी वरिष्ठ नेता जिलों में यात्रा कर रहे हैं और वहीं आदिवासी स्वाभिमान यात्रा परसों समापन होगा और आदिवासियों के हित के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है। जल्द ही कांग्रेस का वचन पत्र भी सामने आएगा और वहीं जनता के हित के निर्णय लिए जाएंगे। वचन पत्र में जनता के सुझाव आ सके, उससे घोषणा पत्र बनाया जा सके। मतलब अपने विचारों से थक गए हैं, उनके सब जितने भी पैतरेस है वो सब फेल हो गए हैं। आखिरी ये भी मौका है जनता से सुझाव लेने का, लेकिन अब जनता सुझाव क्या देगी? 18 साल आपको देख चुकी है, अब तो कर ले जो कुछ करना हो। इस बार क्या कांग्रेस जिस प्रकार से लंबे समय से नहीं, लगभग 1 साल से कांग्रेस अपना वचन पत्र तैयार कर रही है, तो क्या कांग्रेस ने भी आम जनता से सुझाव मांगे हैं सर, या उनके सुझावों के आधार पर या समस्याओं को देखकर सर कि इनका निराकरण सरकार में आने पर हम इस तरह से करेंगे, ये रहा सर, या किस तरह से हम? देखिए, जो वचन पत्र के कमेटी मेंबर्स थे उनको अलग अलग संभाग दिए गए थे और वहाँ पर जनप्रतिनिधियों से, वकीलों से, किसानों से और आम लोगों से भी चर्चा करने के बाद बिंदु मिले, वो सब कंपाइल होकर वचन पत्र तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा हर जिले का भी वचन पत्र बनाने के लिए कहा गया है, जो जिला कांग्रेस अपने स्तर पर स्थानीय मुद्दों को लेकर वहाँ के वचन पत्र बना रही है। कांग्रेस जो है धर्म की चौपाल लगाने जा रही है, हर गांव में लगेगी और कमलनाथ जी की जो भक्तिमय तस्वीर है वो हर गांव में देखने को मिलेगी। तो क्या कहा जाए कि कांग्रेस का जो हिंदुत्व कार्ड है इस बार खेलने जा रहे हैं सर क्या? क्योंकि तमाम गांवों में जो है धर्म चौपाल का आयोजन किया जा रहा है सर। जैसा देश वैसा भेष, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सोचते हैं कि धर्म सिर्फ उनके ही लिए है और हम लोग धर्म की बात नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ही उनका सोच गलत है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, आप लोग वाकिफ हैं कि मैं निरंतर भोपाल में स्वामी अवधेशानंद जी की कथाएं कराता था। तब तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पूरे मध्य प्रदेश में कथा नहीं कराई। तो हिंदुत्व मामले को लेकर हम भी हिंदू हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन चुनाव के समय दृष्टिकोण बदल जाता है और हर चीज जो उनको अच्छी नहीं लगती उसको थोपने में हम लोगों के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। सर, आदिवासी स्वाभिमान यात्रा भी होने जा रहा है सर, परसों 7 जा रहा है। हाँ। तो सर क्या माना जाए, ये आदिवासी स्वाभिमान यात्रा इस बार क्या आदिवासी जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ जा रहा है सर क्या, या इस यात्रा के कितने? पिछली बार भी आदिवासी काफी सीटें पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी और विधायक हैं, और जिस तरह से इनके करतूतें सामने आ रही हैं
कल परसों ही सिंगरौली जिले में विधायक पुत्र ने एक आदिवासी के ऊपर गोली चलाई। मऊ में क्या हुआ किसी से छुपा नहीं। सीधी में उसके पहले क्या हुआ जो कृत्य था वो इतना शोभनीय है कि कहना भी उचित नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो आदिवासी वोट बैंक साधने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद 3 बार आ चुके हैं हमारे विंध्य में, रीवा में, शहडोल में, उसका क्या उत्तर यही कृत्य दिखाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बार आदिवासी वोट बैंक ही तय करेगा कि फर्जी मामा के साथ है कि सही पुराने कांग्रेस के साथ। सर एक सवाल है, रूठों को बनाने की कवायद तो करेगी सब। देखिए, चुनाव के समय हर व्यक्ति की आवश्यकता है, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो। कोई जिले स्तर पर रूठा है, कोई संभाग स्तर पर रूठा है, कोई प्रदेश स्तर पर भी रूठा हो सकता है। और हर पार्टी अपने परिवार को जोड़कर चुनाव मैदान में उतरती है। लेकिन इस बार रूठों की संख्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो साधना भी कोशिश करेंगे तो मुमकिन नहीं है। आपको लग रहा है डैमेज कंट्रोल करना इस बार नामुमकिन है सर बीजेपी के लिए? कांग्रेस का डैमेज तो हो चुके हैं सिंधिया जी के आने पर, अब कंट्रोल क्या करेंगे? अमित शाह तो आ रहे हैं सर। अमित शाह जी तो बेंगलोर में भी थे, कर्नाटक में उन्होंने घर लिया था। बेंगलोर में 18 दिन उन्होंने घर किराए से ले रखा था। उसके बाद नतीजा क्या हुआ? मध्य प्रदेश दौरे से क्या लग रहा है? यहाँ भी उपयोग जैसा होगा देखेंगी जनता क्या करेगी। सर आखिरी सवाल का आपने एक ही लाइन में उत्तर दिया। यहाँ तो